Louis XVI became King of France. फ्रांस का राजा बन गया. इसको कहेंगे एब्सोल्यूट मोनार्की. What does it mean? निरंकुश राजतंत्र, जिस पर कोई अंकुश ना हो. तो उसने क्या किया? That is, he used, उसने ट्रेजरी को कैसे यूज किया? To liberate 13 American colonies. अमेरिकन कॉलोनीज को उसने लिबरेट किया. और फॉर दैट ही हैज टेकन 2 लिब्रे लोन. ऐसा कर 2 बिलियन लिब्रे उसने लोन ले लिया. ठीक है. फॉर दैट ही हैज टेकन 1 बिलियन लिब्रे लोन. और अब फ्रांस पर टोटल लोन कितना हो गया था? 2 बिलियन लिब्रे. 1 बिलियन इसके लिए ले लिया. 1 बिलियन लिब्रे. लिब्रे वहां की करेंसी थी. लोन किससे ले लिया? जो वहां के जंकर्स थे, जो पैसा देते थे, मनी लेंडर्स, उनसे ले लिया. नाउ टोटल लोन कितना हो गया फ्रांस पर? ऑन फ्रांस became 2 billion लिब्रे. Now, अब he has to give 10% interest to traders. The cost of maintaining, ठीक है, एक्स्ट्रावैगेंट. एक्स्ट्रावैगेंट का क्या मतलब है? खर्चीला. पैलेस ऑफ वर्सेलीज, उसका जो पैलेस था उसकी जमीन सब कुछ सोने की थी और उसको मेंटेन करने का बहुत ज़्यादा खर्च था. उसके पहले जो पूर्वज थे लुई 14 तक, वो पैलेस ऑफ ट्यूलरीज बना करते थे. इसके पिता ने शुरू किया, महल बनाया, फिर ये भी रहने लगा. लुई 15 और लुई 16. So the cost of maintaining extravagant palace of Versailles was very high. ये भी चीज थी. तो इस तरीके से. और क्या चीज थी? द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था? सिस्टम वॉज करप्ट. ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से लोगों में क्या हो गया? दिस ऑल एडेड टू डिसकंटेंट टू फ्रेंच कॉमन पीपल. और इसकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ. समझ में आई बात कि नहीं? और क्या क्या चीजें थी? ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस. उस समय अचानक क्या हुआ? जनवरी के महीने में अकाल पड़ा और अकाल पड़ने के बाद चीज़ों का दाम बढ़ गया. चीज़ें थी नहीं और लोगों के पास पैसे वैसे भी नहीं थे क्योंकि टैक्सेस पहले से ही हाई थे. तो इस वजह से लोग खरीद नहीं रहे थे. सो इट इज ऑल्सो अ फैक्टर, दैट इज सब्सिस्टेंस क्राइसिस. तो ये भी चीज़ हम लिख लें सब्सिस्टेंस क्राइसिस के लिए. At same time, due to, उस समय क्या हो गया? अकाल पड़ गया. फेमाइन. फेमाइन का मतलब क्या होता है? अकाल. There was subsistence crisis. In France. Common people have no money to buy food and
जो व्हीट था, व्हीट ब्रेड, वो राशनड था। राशनड का क्या मतलब है? उस समय सरकार ही देती थी। देयर वाज लैक ऑफ व्हीट इन, दैट इज जो फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन था उसके पास लैक ऑफ फूड था। एंड देयर वाज लैक ऑफ फूड। इसकी वजह से क्या हुआ? दैट इज द शॉपकीपर्स डिनाइड फीमेल who were waiting since hours in queue to get bread। उनको डिनाई कर दिया कि ब्रेड नहीं है। सो दे हैव लूटेड, उन्होंने क्या लूट लिया बताओ? शॉप्स। दिस, और फिर राजा ने क्या किया? सेना भेजी। तो ये सारी चीज़ें थी। तो ये जो चीज़ें हैं, दिस कॉज्ड सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का क्या मतलब है? मूलभूत चीज़ों का अभाव, जो बेसिक चीज़ें होती, मूलभूत वस्तुओं का अभाव। करनी, तो ये भी होगा। तो ये आपने देखा। अच्छा, अब 10% उसको क्या देना पड़ता था? फ्रेंच के राजा को इंटरेस्ट भी देना पड़ता था। और उसके ऊपर इतना कर्ज था। द ट्रेजरी वाज एम्प्टी। ट्रेजरी कैसी थी? खाली हो चुकी थी। तो इसने क्या किया? दैट इज इसने जनरल स्टेट असेंबली की मीटिंग बुलाई। कब बुलाई? इन 1789। कब बुलाई? 5 मई। तो 5 मई 1789 लुई 16 कॉल्ड मीटिंग of state generals। ओके, यानी कि 3 स्टेट्स थे, उनके जनरल की मीटिंग बुलाई। दैट टाइम पूरे यूरोप में यही बात थी। दैट टाइम देयर वर 3 स्टेट्स, 3 स्टेट इन फ्रेंच सोसाइटी। कौन से थे? पहला क्लर्जी, दूसरा नोबिलिटी, जो टॉप मोस्ट था वो कौन सा था? फर्स्ट स्टेट था क्लर्जी, जिसको भी कहते हैं धार्मिक गुरु, रिलीजियस लीडर। और दूसरा सेकंड स्टेट में कौन आता था? नोबिलिटीज में राजा, उसके रिलेटिव्स और सामंत। राजा और उसके जो संबंधी थे और सामंत, जिनको फ्यूड्स कहते हैं, फ्यूडल सिस्टम। दिस इज ए फ्यूडल सिस्टम चला। और थर्ड स्टेट में 3 अलग अलग थे। तो थर्ड स्टेट उस समय कौन कौन था? दैट इज, थर्ड स्टेट में बिग बिजनेसमैन थे, जो टॉप मोस्ट थे, और मिडिल क्लास या अपर क्लास कहेंगे। मर्चेंट, पोर्ट, व्यापारी भी थे जो बाहर से व्यापार करते थे, कोर्ट ऑफिशियल, और इसके अलावा कोर्ट ऑफिशियल्स और लॉयर्स थे। जबकि इसके मिडिल क्लास में कौन आते थे? पीजेंट एंड आर्टिजन। आर्टिजन का मतलब जो मूर्तिकार होते थे, किसी कसीदाकारी करते थे, या बढ़ई, जो कारपेंटर, जो किसी न किसी चीज पे कलाकारी करते थे। और जो इसकी जो लोवेस्ट क्लास थी, लोअर ग्रुप था, उसमें स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेबर, जिनके पास जमीन नहीं होती थी, और इसके अलावा सर्वेंट्स। एट दैट टाइम 5 मई को इसने क्या किया? 2 तरीके के कर दिए जाते थे।
ये जो टैक्स पेयर्स थे वो थर्ड स्टेट के ही लोग थे, और थर्ड स्टेट क्या करती थी, टैक्स पे करती थी। एंड देयर वर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, टिथे एंड टेली। व्हाट डज इट मीन बाय टिथे, अविश? जो 10% जो फार्मिंग करते थे वो चर्च वालों को देते थे। बिल्कुल सही है, आपको जानकारी है। टिथे, द रिलीजियस टैक्स, it is 10% of agricultural produce. और टैक्स उस समय क्या था, डायरेक्ट टैक्स जो भी लगाया जाता था स्टेट को, वो जितना भी डिसाइड हो। अब इस असेंबली में क्या हुआ, द किंग प्रपोज्ड टू इंक्रीज टैक्सेस। राजा ने क्या कहा, इन दिस मीटिंग किंग प्रपोज्ड टू इंक्रीज टैक्सेस। At that time, first and second states were not giving any taxes. Only third state were paying taxes. First and second states were exempted from tax. उस समय एक नोबल फैमिली का था जो मीराब्यू था और सेंट डेविस क्लर्जी था। ये दोनों फर्स्ट और सेकंड स्टेट के थे, लेकिन तीनों के बिहाफ में बोल रहे थे। तो जब सभा हुई तो उन लोगों ने बोला कि ये टैक्स नहीं बढ़ाए जाने चाहिए। दे अपोज्ड सच काइंड ऑफ इंक्रीज ऑफ टैक्सेस। ओके, जनरल मीटिंग जब हुई, अब देखिए इतनी बात हो गई। तो थर्ड स्टेट जो कि किसके द्वारा लेड था, बोलो, लेड बाई मीराब्यू, जो कि एक नोबल था, लेकिन वो थर्ड के लिए स्टेट के लिए बोल रहा था। एंड एबी सेइज, ठीक है, एक क्लर्जी था, opposed this proposal and left meeting। मीटिंग छोड़कर चले गए कि हम नहीं चाहते कि इस तरीके का टैक्स हो। ठीक है, मीटिंग छोड़ के चले गए। उन लोगों ने वहीं पास में एक टेनिस कोर्ट था, और टेनिस कोर्ट में जाकर के क्या बनाया, नेशनल असेंबली। बोले कि हम इसको नहीं मानते, नहीं बढ़ाइए, नहीं तो थर्ड स्टेट ऐसे ही यहाँ पर सब्सिस्टेंस क्राइसिस चल रहा है और सब कुछ चल रहा है, टैक्स बढ़ा रहे हैं। तो उन लोगों ने मीटिंग छोड़ दी। और इसके बाद क्या किया, नाउ टेनिस कोर्ट में वो चले गए। They left meeting and moved to tennis court। अब देखो, उस दिन तो नहीं गए, 20 जून को असेंबल हुए। थोड़ी दिन बाद उन्होंने अपना प्लानिंग बनाया, सब कुछ किया, और उसके बाद 20 जून को लोग कहाँ इकट्ठा हुए, 1 महीना बाद, क्योंकि 5 मई की बात थी। 20 जून 1779, 89, 20 जून 1789, ठीक है। थर्ड स्टेट पर्सनल with their leaders assembled at tennis court। टेनिस कोर्ट जो कि वहीं पैलेस ऑफ वर्सिलीज के पास था, और वहाँ एक रिवर बहती थी, रिवर के दूसरी तरफ था। वहां जाकर उन्होंने क्या किया, दे फाउंडेड, तो उनके जो लीडर्स और मीराब्यू थे, उन्होंने क्या फाउंड किया, दे फाउंडेड नेशनल असेंबली
और बोलिए themselves as हाँ नेशनल असेंबली बनाया एंड जो डिक्लेयर किया फ्रांस एज नेशन, टेरिटरी नहीं रह गया। अब क्या उन्होंने बोला फ्रांस एज नेशन। नेशन की अवधारणा आप जानते हैं, नेशन पर कोई रूल नहीं कर सकता है। नेशन किसके द्वारा होता है? जैसे इंडिया नेशन है ना, तो नेशन को एक कैटेगरी दी जाती है जैसे भारत माता, तो उसका ना कोई हिस्सा, कोई छोटा सा हिस्सा ले सकता है, ना वो खुद किसी का हिस्सा नहीं ले सकता। माता को ना बड़ा किया जा सकता ना छोटा। इसी तरह से इन्होंने इसे नेशन माना और इसकी एलिगरी मैरियनी माना। जैसे हमारे भारत माता है, जर्मन की जर्मेनिया है और इनकी एलिगरी कौन है? मैरियनी। तो उन्होंने एक फीमेल फिगर माना जो काल्पनिक था, इट इज़ हाइपोथेटिकल, लेकिन जिससे लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना जगी। डिक्लेयर फ्रांस एज नेशन। They proposed tri-color flag, जिसमें कौन कौन से कलर थे? ब्लू, रेड और कौन सा था? एंड व्हाइट। They also projected फीमेल एलिगरी कि हमारा राष्ट्र एक ट्रांस माँ है, रूपक जिसको कहते हैं, तो मैरियनी ऐसा बनाया। ठीक है। इसके अलावा दे ड्राफ्टेड द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस के लिए एक संविधान की रचना की। वहीं पर दे ड्राफ्टेड फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन और उसमें बहुत सारे मीनिंगफुल सिंबल्स दिए। जैसे हमने देखा कि तीर का संगठित तीर दिया, एक रेड कैप दी, पूंछ में अपनी पूंछ मुंह में दबाए हुए सांप है, एक ट्रायंगुलर आई है जो प्रकाश का प्रतीक है। ऐसे बहुत सारे मीनिंगफुल। एक तरफ एंजल है और एक तरफ खुद मैरियनी बैठी हैं। मैरियनी के हाथ में टूटी हुई बेड़ियाँ हैं, जंजीर टूटी हुई है, और ऊपर से दिखाया कि बहुत सारे एंजल्स उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। इस तरीके से सब दिखाया। तो वो जब आप देखेंगे कि इनका कॉन्स्टिट्यूशन जो मोनोलिथिक है, पत्थर पर खुदा हुआ है, लिथिक का मतलब पत्थर पर खुदा हुआ, तो उसमें ये सारे मीनिंगफुल सिंबल हैं जो अगले ही पेज में दिखाए गए। दे ड्राफ्टेड फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन along with किसके साथ? मीनिंगफुल सिंबल्स, जिनके अपने मतलब थे सिंबल्स। और इसी में गोल्डन रॉड था, गोल्डन सटायर था। उसका क्या मतलब है? कि जो सिंबल ऑफ पावर जो कि एंजल के हाथ में थी, भगवान के द्वारा भेजी हुई एंजल के हाथ में, ये सारी चीजें उसमें दिखाई गई। ठीक है। हाउएवर लुई 16 रिजेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। लुई 16 ने कहा हम तुम्हारा संविधान नहीं मानते। लुई 16 rejected constitutional monarchy। उसने बोला हम तुम्हारा संविधान नहीं मानते। इसको कहते हैं संवैधानिक राष्ट्रतंत्र। पहले वो निरंकुश राष्ट्रतंत्र था, एब्सोल्यूट मोनार्की। अब ये कौन सा हुआ? संविधान को माने जाने वाला। तुम राजा हो लेकिन हमारा रूल मानो। पर इसने ऐसा नहीं। आगे की बात देखिए। नाउ पूरी तरीके से आपको ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब है संविधान हमारा रहेगा, तुम राजा रहोगे लेकिन तुम हमारे नियम, हमारे चार्टर को मानो। तो लुई 16 मना कर। आप बताओ क्या कह रहे हो? मैं बताऊँ, समझाऊँ। मैं कह रहा था कि आपने सबसे पहले बोला था कि सिर्फ मोनार्की चलता था, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की माना जाना था, लेकिन अभी ये नहीं मान रहा है। अभी बास्तिल का अटैक हो जाएगा, सिधर जाएगा, फिर इसके होश ठिकाने आ जाएंगे, कहेगा ठीक है मानते हैं। डर के भय बिन होत न प्रीत ना, कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होत न प्रीत, लक्ष्मण बाण सरासर आनो, सोख्यो बारित बिरत के सामने। 3 दिन से विनय कर रहे थे और राम मान नहीं रहा था। समुद्र लक्ष्मण से कहा बाण लेके आओ, ही इसको सुखा देते ही मान जाएगा। तो जब तक तुम किसी को डराओगे नहीं तब तक वो प्रेम नहीं करेगा। तो भय दिखाया गया। इसको कैसे दिखाया गया? बास्तिल के जेल पे अटैक किया जाएगा,
7,000 कॉमन पीपल लाठी डंडा लेके जाएंगे, वहां जाके उसके जेलर को मार देंगे और 7-8 कैदी थे उनको छुड़ा लेंगे और सारे हथियार लेंगे। इतना हो जाएगा, फिर ये सुधर जाएगा, बोलेगा ठीक है कहाँ मानना है, लाओ मार दे। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो यहाँ तक की बात हो गई, इन लोगों की बात नहीं मानी गई। तुम्हारे सामने चार्टर भी बना हुआ है, उस चार्टर में क्या बताया गया? एट इन दिस चार्टर इट वाज सेड ऑल फ्रेंच सिटीजन्स आर सिटोयन, और जो फ्रांस है वो पैट्रीलैंड है। पैट्रीलैंड का क्या मतलब है? फादरलैंड, और हम सब उसके नागरिक हैं। उसी सिटोयन और सिटोयिनी से ही तो आज सिटीजन बना। तो फ्रांस को क्या माना गया? फ्रांस वाज कंसीडर्ड एज पैट्रीलैंड, फादरलैंड, एंड ऑल मेल को क्या माना गया? एज सिटोयन, और फीमेल को क्या माना गया? सिटोयन का मतलब है अभी उसको सिटीजन कहा जाता है, नागरिक। मैसेज ये इसी में ही लिखा है, ये जो चार्टर को तुम बड़ा करके पढ़ोगे उसमें ही लिखा है किसी को, ये अभी चार्टर बड़ा करके लिखा है। क्यों कहीं नहीं, ये जो चार्टर बनाया ना नेशनल असेंबली का चार्टर है, इसमें ये चीज़ है। तो हम लोग अभी नेशनल असेंबली की तो बात कर रहे हैं कि चार्टर में क्या क्या था, उसमें दिखा है। ठीक है, एंड ऑल, और क्या हुआ? फीमेल को क्या माना गया? एज सिटोयिनी, ऐसा माना गया। ये सारी बात हो गई, लेकिन ये राजा ने इन सब चीजों को स्वीकार नहीं किया। अब आगे की बात आती है। तो ऑन 14 जुलाई, थोड़े दिन की बात है, समझो 10 और 24 दिन बाद, 14 जुलाई 1789, 7,000, ये देखो अब इतनी बात हो गई। अब आगे की बात देखो। उसी समय क्या हुआ? एट द सेम टाइम क्या हुआ? देयर वॉज नो राशन इन शॉप्स ड्यू टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो चुका था, सूखा तो पड़ ही चुका था। देयर वाज नो राशन। ऐसे लोग आक्रमण नहीं करते कि माना, अच्छा तुम नहीं मानते, चलो आक्रमण करें, हिम्मत होगी लोगों में। ऐसे तो कोई कह दोगे, राजा से हो गए हमारी बात मान नहीं माना, अभी चलो तुम क्या, कोई मरना चाहता है? एक आदमी नहीं मरना चाहेगा तो कोई आक्रमण करेगा? जब तक तुम्हारी जान पे खतरा ना हो तुम किसी पर हथियार नहीं उठाओगे। बात सही कि नहीं? तो ऐसे तो नहीं कि तुम अच्छा नहीं बन रहे हो, अभी तुमको बताते हैं। जनता इतनी शेर हो जाएगी क्या? इतनी तो नहीं हो सकती ना। तो एट द सेम टाइम देयर वाज नो राशन। कहाँ राशन नहीं था? बोलो, इन ब्रेड शॉप। कहाँ पर? बोलो, बेकरी शॉप। कहाँ पर? बेकरी शॉप। एंड फीमेल्स हु वर वेटिंग सिंस आवर्स इन क्यू वर डिनाइड टू सप्लाई ब्रेड। उनको मना कर दिया कैसे? एंड फीमेल्स उस समय क्या कर रही थी? वर वेटिंग सिंस लॉन्ग आवर्स। 4.5 घंटे इंतजार करो तब ब्रेड का टुकड़ा मिलता था। गेहूं बाजार से खरीद भी नहीं सकते, वहां नहीं मिला तो भूखे रहो, तो कार्ड दिखा के ब्रेड मिलता। वेटिंग सिंस, कितने बच्चे हैं उतनी ब्रेड मिलेगी। सिंस लॉन्ग आवर्स इन फ्रंट ऑफ बेकरी शॉप। से सब डायग्राम तुम्हारी बुक में बना हुआ है, शॉप्स। नाउ उसके बाद क्या किया गया? देव शॉपकीपर रिफ्यूज्ड टू गिव देम ब्रेड। फिर क्या होगा? बोलो, शॉपकीपर्स refused to give them bread। अब क्या बात होगी? फीमेल ने क्या हुआ? अंडर एजिटेशन या एंगरनेस, लूटेड। क्या किया? बोलिए, हाँ बताइए। सही है, लूटेड बेकरी शॉप। क्या कर दिया उन्होंने? बेकरी शॉप को लूट लिया।
and gone away. Now rumor spread that king is sending army in city. तो लोगों ने सोचा अब हमें मार डालेगा। किसी ने अगर ब्रेड लूट लिया तो क्या राजा मार डालेगा? मारेगा तो नहीं, वो कंट्रोल के लिए भेज रहा था। लेकिन लोगों में डर फैल गया, हमने ब्रेड लूटा है, राजा हमें मारेगा, ऐसा डर। राजा क्यों मारेगा? भूख के लिए तुमने लूटा होगा। लोगों ने कहा कैसे बचें, जो वो तो हथियार लेके आ रहे हैं, हमें भी हथियार चाहिए, लाठी से नहीं लड़ सकते। अरे एक फोर्ट है, चलो लूट लो, हथियार आ जाएंगे, लड़ लेंगे, जान बच जाएगी। वो जान के चक्कर में थे, राजा को हटाने के चक्कर में नहीं थे। बात समझ में आई कि नहीं? तो नाउ र्यूमर इज स्प्रेड इन सिटी दैट किंग हैज सेंड ट्रूप्स in city to punish them. लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं थी। Actually, king has sent troops to control the situation. असली बात ये थी, अब लूट ना हो। वास्तव में अकाल से पीड़ित जनता पर राजा क्यों हथियार उठाएगा, है ना? किंग हैड सेंड ट्रूप्स टू कंट्रोल सिचुएशन। तो फिर क्या हुआ? 7,000 men and women together. Now 7,000 men and women stormed. स्टॉर्म का मतलब चाहे तो इस अटैक, अगर अटैक नहीं, कुछ भी लिख दो तुम्हें जो अच्छा लगे। अटैक, एक छोटी सी फोर्ट्रेस थी बास्तीन, कहाँ पर अटैक किया? ऑन बास्तीन जेल, किल्ड इट्स जेलर। कब ऐसा किया? 20 जून को, ऑन 20th June। This jail, ये किला नुमा थी। This jail was like fortress. फोर्ट होता है, फोर्ट्रेस होती है। So 14 July को किया था। यहाँ तक की बात होगी 14 जुलाई ना। अब यहाँ से तो सारा काम क्या हो जाएगा? 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई को क्या, 20 जून को क्या किया था? वो लोग इकट्ठे हुए थे। 14 जुलाई 1789। अब इसके बाद क्या हुआ? एजिटेटेड जो पीपल थे उन्होंने क्या किया? एजिटेटेड का मतलब क्रुद्ध होता है। पीपल किल्ड जेलर एंड कितने लोगों को अभी छुड़ा लिया? कितना लिखा होगा? पहले ही पेज पे 7 of them. 7 prisoners। और क्या किया? एंड लूटेड, लूट लिया वेपन्स, क्योंकि ज्यादा वहाँ कोई लोग थे ना, राजा को कोई डर ही नहीं था। अच्छा, इतना तो हो चुका। उसी समय कुछ ऐसे ऑथर्स हुए, कुछ थिंकर्स हुए, जिन्होंने मिडिल क्लास ऑफ थर्ड स्टेज, जो सबसे ऊंचा है उसमें एक बीच का भी जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, और एक सबसे नीचे जिसकी लैंड ही नहीं जमीन, मिडिल वाला। एट द सेम टाइम नाउ एट same time middle class of third stage has many thinkers, बहुत सारे विचारक हुए, ऑथर्स हुए, और कौन हुए? रिवॉल्यूशनिस्ट हुए, और कौन हुए? एंड फिलोसफर्स, दार्शनिक भी हुए। फिलोसोफर का क्या मतलब है?
जो ईश्वर से जोड़ के दिखा दें कि ईश्वर ने जनता को आजाद बनाया और इन्होंने हमें गुलाम बना लिया, ऐसे बोले तो वो फिलोसफर कहलाते हैं। जर्नलिस्ट भी हुए। जर्नलिस्ट का मतलब जो अपने पब्लिश करें, पेपर छापें, जर्नल छापें, उन्हें जर्नलिस्ट कहते हैं। एंड जर्नलिस्ट ये सारे हुए। इसमें एक जॉन लॉक और इसी तरीके से रूसो और एक और कौन था, मॉन्टेस्क्यू, 3 अलग अलग हुए और साथ में वो लम्पी डी गॉर्जस भी हुए, जॉन पॉल मॉरथ हुए। ऐसे कई नाम है जिनको हम देखेंगे ना। तो किनका किनका नाम आता है कि उन्होंने क्या किया, दे थॉट, उन्होंने सोचा, एक वो सब यही सोचते थे that privilege should not be given on basis of birth. So they were trying to abolish feudal system. Feudal system आज तुम क्या समझते हो? अच्छी बात है। They thought that, बताया करो, कोई इसमें इतना शाहीनेस होने की जरूरत नहीं है। आप फ्यूडल, आप यॉइंग भी करते रहो, बताते भी रहो, बीच से बोलते भी रहो, ठीक है। तो उन्होंने क्या सोचा, अच्छा ये भी बता दो। They thought that कि जो प्रिविलेज है जन्म के आधार पर नहीं दिया जाना चाहिए कि अब तुम ठीक है क्लर्जी हो तो मजे से लोगों से टैक्स लो। तुमने उसे ऐसा क्या कर दिया, सिर्फ एक किसी पोप के घर में पैदा हो गए या फादर के घर में चर्च में, तो क्या तुम्हें पैसे मिलने लग जाए? हाँ, दैट प्रिविलेज शुड नॉट बी गिवन ऑन बेसिस ऑफ बर्थ बट प्रिविलेज शुड बी गिवन ऑन बेसिस ऑफ मेरिट। जो जितना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, इंटेलिजेंट है, उसे प्रिविलेज मिले, जन्म के आधार पर नहीं मिलना चाहिए। प्रिविलेज शुड नॉट बी गिवन ऑन बेसिस ऑफ बर्थ बट ऑन बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर, मेरिट। ऐसा किया जाए। दे ऑल्सो वॉन्ट टू एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम तुम्हारी बुक में जो चित्र बना है, सामंतवादी प्रथा, इसमें थर्ड स्टेट बहुत सारा पैसा कमाता है और देखो उसको ला के दे रहा है और वो कैसा बैठा हुआ है, सब चीजें ले रहा है। और उसके ऊपर दिखाया गया कि एक स्पाइडर है, एक माकड़ है, मकड़ी, तो वो खून चूसती है, जैसे ऐसे वो खून चूस रहा है। वो उसको फ्रूट्स भी ला के दे रहा है, ग्रेन्स भी ला के दे रहा है, पैसा भी ला के दे रहा है, लेकिन तब भी वो खुश नहीं है। वो भूखे कुत्ते की तरह, नीचे कुत्ता भी बैठा है, ऐसे उसको देख रहा है। इट इज़ फ्यूडल सिस्टम कि बिना कुछ किए वो ऐसा दिखाया गया। सो दे वांट टू एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम। फ्रांस में भी फ्यूडल सिस्टम था, जोधपुर में ही फ्यूडल सिस्टम था। जोधपुर का जो राजा था, ये राजा नहीं था, ये सामंत था। जो मारवाड़ के साम्राज्य ने जोधपुर में एक सामंत बैठा कर रखा था, मेहरानगढ़ किले में जाके तुम वहाँ पढ़ सकते हो। तो यहाँ जो जगह जगह की जागीरें थी, जैसे जैसलमेर, जोधपुर, ये सब सामंतों के हाथ थी। वो यहाँ की जनता से कर लेते थे और कुछ हिस्सा मारवाड़ के राजा को भेजा करते थे। उस समय राजस्थान में मारवाड़ और मेवाड़ दो ही अलग अलग बड़े ग्रुप थे। सही है। तो इस तरीके से दे ऑल्सो वॉन्ट टू, और क्या करना चाहते थे, टू अबॉलिश फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम का क्या मतलब है, सामंतवादी प्रथा का अंत। इसका मतलब क्या होता है, राजा कहता था कि एक बैलगाड़ी सोना हर महीने पहुंचना चाहिए, फिर तुम चाहे जनता का खून ही क्यों ना चूसो, हमें इतना सोना चाहिए। तो अब सोचो वो सामंत क्या करेगा, क्या छोड़ेगा जनता को? अकाल हो या कुछ, तुमको इतना पैसा देना। ये बड़ा राजा के सीधे हाथ में हो तो राजा सब देख ले, लेकिन ऐसा ही था। ये सारी चीजें थी। जॉन लॉक ने क्या कहा, जरा चेक करें। जॉन लॉक ने बताया कि जॉन लॉक ने 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की संधियां, ये किसने लिखा? जॉन लॉक की केवल बात करो, 2 लोग मिलकर नहीं लिखते हैं। रोट
टू ट्रीटीज, यानी जनता के साथ गवर्नमेंट की संधियां हैं। ये नहीं है कि तुमको बैठा दिया गया पीस ऑफ गवर्नमेंट। और इसके अलावा sought to refute the doctrine of divine and absolute right of the monarch। इन्होंने इसमें क्या बताया? In this he told that king is not a divine। तुमको मालूम है कि क्लर्जी को क्यों 10% टैक्स दिया जाता था, टिथे? क्योंकि क्लर्जी राजा के सर पे हाथ रख देता था और जनता से कहता था ये जीसस क्राइस्ट के द्वारा भेजे गए उनके एक बंदे हैं और इनको भगवान ने अनन्य शक्तियां दी हैं, तुम सब लोग इनकी बातें मानो, ये भगवान का भी चल रहा है। इतना हाथ रखने के लिए उसे 10% मिल जाता। तो इन्होंने क्या बताया? जॉन लॉक के आगे की लाइन पढ़ो, उन्होंने रिफ्यूट कर दिया दैट देयर इज नो डिविनिटी इन द किंग। सीधा लिखा है उसमें कि कोई डिवाइन नहीं है, ऐसा नहीं कि राजा तो डिवाइन हो गया। एब्सोल्यूट राइट को उन्होंने मना किया, ऐसा किया। रूसो ने क्या किया? रूसो ने लिखा इन दिस क्या लिखा? कहाँ से लिखा? इसमें है नहीं? वैसे लिखा सही। रूसो का लिखो, रूसो हैज रिटन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो के बारे में लिखो, दैट इज जीन जैकस रूसो हैज रिटन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। Rousseau has written the social contract। वही बात इन्होंने भी कही कि समाज के साथ तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया, सिंपली ऐसे राजा नहीं बन गए हो। और जबकि मॉन्टेस्क्यू ने क्या किया? ये तीनों चीज पूछी जाती है। सो मॉन्टेस्क्यू हैज रिटन द स्पिरिट ऑफ। उसी समय एक ओलिम्पी डी गॉर्जेस भी हुई, उनका अगले पेज पे निकालो। उन्होंने क्या लिखा? ठीक है, अब देखो, ओलंपिक डी गॉर्जेस निकाला आपने? ओलंपिक डी गॉर्जेस, इन्होंने दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ राइट, इन्होंने पैम्फलेट लिखा, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन, ऐसा लिखा। अच्छा देखो, एक फीमेल थी, तो फीमेल राइटर रिवोल्यूशनिस्ट सारी थी, इन्होंने ये लिखा। नाउ जॉन पॉल मारत ने अभी क्या बताया और उन्होंने क्या लिखा? दैट जॉन पॉल मारत ने बताया कि उन्होंने मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को एड्रेस करते हुए कहा था द फ्रेंड ऑफ द पीपल। एक ऐसा पम्पलेट लिखा कि राजा कैसा होना चाहिए? द फ्रेंड ऑफ द पीपल। लेकिन जॉन पॉल मारत को आविष्कार कर दिया गया। गुलोटिन से काट दिया। तो जॉन पॉल मारत तुम्हारे बुक में बनाया है। इन्होंने बोला कि राजा को द फ्रेंड ऑफ पीपल होना चाहिए। ये बात किसको बोली थी उन्होंने? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। तो जॉन पॉल मारत का भी नाम लिखो, जीन पॉल मारत। ठीक है, रोड द फ्रेंड ऑफ द पीपल। इतनी बात हुई। तो अलग अलग तरीके के सब लोग हुए। अच्छा, बासिल की जेल पे अटैक हो चुका था।
क्या एफिसिएंसी में भी कुछ लिखा, क्या लिखा था? एफिसिएंसी ने द थर्ड स्टेज, व्हाट इज द थर्ड स्टेज? एफिसिएंसी ने भी एक बात लिखी थी, वो भी लिखो। सेज की स्पेलिंग बोलो। SIE YES wrote what is the third state? What is, इसमें दो क्वेश्चन आएंगे जो 6 लाइन, ये इतनी इंपॉर्टेंट, मतलब एक तो आता ही आता, दो भी आ जाता, ये पूरे सब इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब बास्तीन जेल पे अटैक हो गया तो 4 अगस्त को क्या हुआ? 4 अगस्त को राजा अब डर गया था। उसी टाइम पर आपको मालूम होगा कि एक सबसिस्टेंस क्राइसिस थी, यूरोप की जनसंख्या बढ़ चुकी थी और यूरोप में खाने के लिए अनाज भी नहीं था, तो लोग वीक हो गए थे और वीकनेस की वजह से क्या उनमें बीमारी आने लगी थी और जो डेथ टॉल था क्या वो बढ़ता चला गया। लोग मरने लगे, कुछ बीमारी से मरने लगे, कुछ भूख से मरने लगे और टैक्स भी बढ़ गए थे। तो जो बेसिक चीज़ें थी वो लोगों की पहुंच से बाहर हो गई, ये सारी चीज़ें थी। ये बताया गया है बुक में कि सबसिस्टेंस क्राइसिस में जो जनसंख्या थी 1715 में कितनी थी? 23 मिलियन, और जबकि 1779 में कितनी हो गई? 89 में 28 मिलियन। और उस समय कोई फर्टिलाइजर या कुछ नहीं था, जितना अनाज उगता था उतना ही उगता था, तो उसी में फिर कैसे इतने लोगों को खिलाया जा सके? ठीक है, ओके। नाउ ऑन 4 अगस्त 1789 लवनिका क्या हुआ? जिस हिसाब से तुम एक्टिविटी कर रही थी मुझे मालूम था, नहीं बता पाओगी। अविश 4 अगस्त को क्या हुआ? 4 अगस्त को कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट कर लिया, सही है ना? बेसिक चीजें भी 3 लोगों से पूछ चुके थे तब भी नहीं बता, तुम्हारे हाथ से उतारना ही लग रहा है, उसी को बेसिकली समझ नहीं पा रही तुम कि क्या हो रहा है। तो जब इतना हो गया, बास्तील जेल पे अटैक हो गया, तो उसके बाद 4 अगस्त, आप चाहें तो डिफर कर सकती हैं, इसके नीचे लिखा है, ये देखो, बुक भी डिफर कर, रिकंसाइल करो ना साथ में एक्टिविटी। अभी बीच में बोतल पड़ जा रही, नहीं तो तुम्हारे बगल में बुक थी, बोतल इधर रख दो सामने, रिकंसाइल करो उससे, बोतल पढ़ने नहीं दे रही तुमको ना। 4 अगस्त 14 जुलाई को ये हुआ, और 20 दिन बाद क्या हो गया? वहां पर बहुत सारी बिल्डिंगों में भी अटैक हुआ। नाउ सर इसमें लिखा हुआ असेंबली पास्ड द डिक्री अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम। लुई 16 एक्सेप्टेड, क्या एक्सेप्ट किया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब वहां पर राजतंत्र एक्सेप्ट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एक्सेप्ट हो गई, और जब एक्सेप्ट हो गई तो कौन सा सिस्टम अब हटा दिया गया? ठीक है, नाउ फ्यूडल सिस्टम वाज एबॉलिश्ड। फ्यूडल का मतलब क्या होता है? सामंतों से कह दिया जाओ घर बैठो, कुछ नहीं मिलेगा तुमको। फ्यूडल सिस्टम वाज abolished. The church property was confiscated. सारी जमीन ले ली गई चर्च से, और उससे 2 बिलियन लिब्रे आ गया फ्रांस के हाथ में, उसे सब पर कर्जे भी चुका है। Church property was confiscated. So it profited government. देखो लास्ट लाइन पढ़ो, 2 बिलियन लिब्रे मिला, तो गवर्नमेंट एक्वायर्ड, कितना एक्वायर कर लिया? 2 बिलियन लिब्रे टू पे इट्स लोन
जो उसने ट्रेडर से और बिजनेसमैन से लिए थे उसको पे कर दिया। आगे देखो, फ्रांस अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुकी थी लवनिका, और ऐसा 2.1 हेडिंग में लिखा हुआ है। जो पॉइंट वाइज चलती है, तुम्हारी बुक एक प्रेसी की तरह है जो पॉइंट वाइज चलती है। सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि उस समय फ्रांस की कितनी जनसंख्या थी, 28 मिलियन, जिसमें एक्टिव सिटीजन्स कितने थे जो वोट दे सकते थे, और जो पैसिव सिटीजन्स कितने थे जो वोट नहीं दे सकते थे। तो यहाँ लिखा गया है कि कुछ पैसिव सिटीजन्स भी थे। About 4 million are active citizens and 3 million men, women and child. सही बात है। Youth below 25. इनको नो वोटिंग राइट्स थे। ऐसा कौन कौन लोग थे, जो कि 3 मिलियन मैन थे, चिल्ड्रन थे बिलो 18 इयर्स, और उस समय मेल सफरेज था। लवनिका, मेल सफरेज क्या होता है? यूनिवर्सल सफरेज क्या होता है? यूनिवर्सल फ्रेंच एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है? बताओ जल्दी, बोतल को बीच में बताने दो, बोतल में कईयों को नहीं छोड़। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है? पहले यही बताओ। हाँ बोलो, Universal adult. ये बताओ, बोलो ओनली। मैन वोटिंग राइट्स पढ़ा ले, वही से बोल दो ना, तुमको अलग से थोड़ी ना बोलना है। दैट इज वोटिंग राइट्स फॉर मैन। फीमेल सफरेज, वोटिंग राइट्स फॉर फीमेल। सफरेज का मतलब वोटिंग राइट्स, सही, वही चीज लिखा ही है। दैट इज मेल सफरेज का मतलब है वोटिंग राइट्स फॉर मैन ओनली। अच्छा, यूनिवर्सल सफरेज का मतलब है सभी लोगों को वोटिंग। बिल्कुल सही, वोटिंग राइट्स फॉर मैन एंड वुमेन। अनिकेत, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी सभी एडल्ट्स को वोट देने का अधिकार। ये भाई, दैट इज 1 person 1 vote 1 value. All persons are authorized to vote irrespective of gender. और ये नहीं कि राष्ट्रपति के वोट की ज़्यादा वैल्यू है, तुम्हारे कम। जितना राष्ट्रपति के वोट की वैल्यू उतनी तुम्हारी, उतनी फीमेल की उतनी मेल। तो इसका मतलब है ऑल पर्सन मेल एंड फीमेल कैन वोट। और इसका मतलब क्या, फ्रेंचाइजी का क्या मतलब है? 1 person 1 vote और 1 वैल्यू। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? तीनों चीज बता दी। तो यहाँ पे क्या बताया गया? चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स को वोट देने का अधिकार नहीं था, एंड ऑल फीमेल्स, और तो कुछ ऑल फीमेल। Below 25. ओके, उस समय तो फ्रांस में 20 मिनट था, ये राजीव गांधी का भी होगा। चलो, अब एक्टिव सिटीजन्स, पंचायती राज के समय एक्टिव सिटीजन क्या करते थे? जो 3 दिन के वेजेस के बराबर दिव्यांश टैक्स देते थे। एक आदमी का एक दिन का 700 रुपये है पगार, तुम किसी को रखोगे काम को, तो 2100 रुपये अगर तुम दे रहे हो तो तुमको वोट देने का अधिकार है। उन सभी को क्या कहा जाएगा? दोज टैक्स पेयर हु आर पेइंग टैक्सेस मोर देन 3 days wages, यानी 2100 रुपये, तो उनको एक्टिव सिटीजन कहा गया। और वो 4 मिलियन थे। कितनों में? 4 मिलियन आउट ऑफ कितने में से? 28 मिलियन पॉपुलेशन। इतनी बात हो गई। ये लोग एक्टिव सिटीजन किसे वोट करते थे? ये तो वोट करेंगे
दे वोट फॉर इलेक्टर्स। कितने इलेक्टर्स को वोट करेंगे? 50,000। सोचो 4 लाख। तुम्हें 4 मिलियन का मतलब समझ रहा है? 4 मिलियन का कितना मतलब है? 1 2 4 और 1 2 3 4 5 इतने परसेंट कितने लोगों को चुनेंगे? चूज 50,000। 4 जीरो यहाँ काटो, 4 यहाँ काटो। 400 लोग कितने को चुनेंगे? 5 को 5 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा? 80% एक को चुनेंगे। हर 80 आदमी एक को चुनेंगे। तो ये लोग चुनेंगे किसको? इलेक्टर्स को। कितने इलेक्टर्स को? और ये इलेक्टर्स 745 मेंबर। जैसे तुम सांसद चुनते हो जो संसद भवन में बैठते हैं, उसी तरीके से ये किसको चुनेंगे? दैट इज नेशनल असेंबली के 745 मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली। और वो लोग क्या करेंगे? दे विल लेजिस्लेट, लॉ बनाएंगे। लेजिस्लेटर का मतलब है विधायिका, कानून बनाएंगे। लॉ, ये लोग कानून बना लेंगे। अच्छा, अब कानून बनाएंगे, उस कानून की पालना कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। कौन पालना करेगा? बोलो, ऊपर पढ़ के बोलो ना। एग्जीक्यूटिव लिखा तो है। एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब होता है? जैसे IAS अफसर होते हैं, बैंक कर्मचारी होते हैं, ये सब कार्यपालिका होते हैं। जो कानून हो उसकी पालना कौन करता है? कार्यपालिका। अब ये लोग जो कानून बनाएंगे, किंग उसको क्या करेगा? पालन करेगा। और ये कंट्रोल करेंगे किंग को बाय रूल। जो रूल बनाएंगे इस तरीके से इनका कंट्रोल रहेगा। और अगर राजा को पालन नहीं करना, राजा को एक अधिकार था वीटो, बोलेगा जाओ तुमको भंग किया, जाओ फिर से लड़ के आओ। इसने 2 साल में मजाक बना कर दिया, 18 बार बंद, हर 1.5 महीने में बंद कर देता। वो कानून बना के लाते थे, तुमको मानना, अच्छा मानना, जाओ भंग किया, चलो 1.5 महीने में फिर ले आते थे। अच्छा जाओ, नाउ यू आर डिसॉल्व, भंग हो गए, डिसॉल्व कर दे रहा है बात। तो बोलो इस वीटो ने सारी कबाड़ा कर दिया। यही मंत्री भी बनाते थे। और मंत्री, किसी को कपड़ा मंत्री, किसी को विदेश मंत्री, किसी को फॉरेन मिनिस्टर, किसी को ऐसी तरीके से होम मिनिस्ट्री, तो मिनिस्टर्स बना ऐसा। अच्छा, ये जो एक्टिव सिटीजन्स थे, ये सीधा जुडिशरी को चुनते थे, जजेस। जो क्या होते थे बोलो? दैट इज जुडिशरी, न्यायपालिका। इसको कहते हैं 3 इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। तो 3 अंग हैं किसी भी सरकार के। कितने अंग होते हैं? तो इस तरीके से काम चलता है। क्या क्या दिया था? अच्छा, ये तो लिखा है क्या बोलना? सही बता रही होगी। तो बोल रहे कि मॉन्टेस्क्यू ने दिया है ये चीज, 3 डिवीजन ऑफ पावर। ये पावर शेयरिंग, इसको क्या कहते हैं? कि पावर किसी एक के हाथ में नहीं है, इट इज शेयर्ड बाय 3 इंस्टीट्यूशंस। सो इसका मतलब है जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव्स आर 3 इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। एक तरह से इन्होंने एक सही अवधारणा प्रस्तुत की। लिखो, जुडिशरी, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आर 3 इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट टू मेक लॉ, ठीक है, टू एक्ट लॉ या इनेबल लॉ, whoever disobey punish them. Institutions of। अब आगे की बात अविश तुमको बतानी है। मान लो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई,
एक घटना बताओ जरा, देखें कितने अवेयर हो। वैसे तो मैंने पढ़ा दिया है, सिर्फ तुम्हें बताना है क्या हुआ होगा। अपनी भाषा में बताओ, मुझे कोई टेक्निकल टर्म नहीं चाहिए। अनुष्का, क्या हुआ होगा उसके बाद बताओ। वीटो पावर की वजह से राजा ने बार बार लॉ को रिकॉल किया। चलो, अब जैसा इन्होंने बता दिया कि किंग हैज यूज्ड सेवरल टाइम्स वीटो पावर, 18 टाइम्स इन 2 years। सो नेशनल असेंबली कैसी होगी बताइए? बिकेम वेरी वीक। पहले पॉपुलर थी लेकिन लोगों के बीच अनपॉपुलर हो गई ना। क्यों हो गई ना? पैसे भी ज़्यादा खर्च हुए, हाँ। बार बार इसका नेशनल असेंबली लॉस्ट इट्स फेट as king has used 18 times veto power to dissolve legislature। इसने 18 बारी उसकी कितने समय में वीटो पावर टू डिसॉल्व, भंग करना। डिसॉल्व का क्या मतलब होता है? dissolve legislature in 2 years। Now it led country to frequent elections। अनस्टेबल हो जाती है ना कंट्री। It led country and wastage of money। अब देखो, king did not like the constitutional monarchy, so he tied with Austria and Prussia कि अब नेशनल असेंबली को मजा चलना। तो किंग ने क्या किया? किंग हैज टाइड विद, अगले पेज में निकालो जहाँ लॉ ऑफ मर्सिडीज है कि लोग अब गाना गाते हुए आएंगे। तो अब क्या होगा? किसके साथ मीटिंग की बताइए? ऑस्ट्रिया ना। टाइड हैड डन, किंग हैड नॉट लाइक, क्या नहीं पसंद किया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। नाउ आयरिश राजा क्या वापस पाना चाहता था? बहुत बेसिक चीज है, जस्ट जैसे बता दें क्या पाना चाहता था। He want to come back to absolute, निरंकुश राजतंत्र पाना चाहता था। So उसने क्या किया? He want to get back, क्योंकि सब जगह तो राजा राज करते थे, यही एक अभागा राजा था जिसको संविधान का पालन करना पड़ता था। ऑस्ट्रिया में जो उसका ससुर था, उसकी पत्नी कौन थी बताओ? जिससे एंटोइनिटी, एंटोइनिटी के पिता वहाँ राज कर रहे थे, तो ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग एम्पायर में वो बढ़िया राजा बने हुए। और कहते थे तुम कहाँ फंस गए, इसको लगता होगा। तो बैक एब्सोल्यूट मोनार्की, तो इसलिए उसने क्या किया? अपने ससुर से मदद मांगी। He had secret meeting, negotiations with किसके साथ? ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया। प्रूशिया का नया नाम क्या है? जर्मनी। ठीक है, विद ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया। तो ये आप देख लें कि उस समय ये बात नेशनल असेंबली को पता लग गई कि एक तो ये हमको वीटो से रिजेक्ट कर दे रहा है और ये हमको मरवाने के चक्कर में भी है। तो ये देखो, दैट इज ये यहाँ प्रूशिया, ये क्या है?
रूसिया, अब इसका नया नाम क्या है? जर्मन। जर्मनी। यहाँ पे फ्रांस है, ये स्पेन है, ये ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग है। ठीक है, ये इंग्लैंड है, ये क्या है? ग्रेट ब्रिटेन। तो इसने किसके किसके साथ मीटिंग की बोलो? सही है। ये इटली है, ये जो इसके नीचे ये चीज निकली हुई ये क्या है? ये इटली है। सोनिया गांधी का बर्थ प्लेस है, नमन कर लेते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी ये सोनिया गांधी यहाँ से चली। ठीक है, अब इतनी बात हमको सब समझ में आ गई। तो ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया, तो उसने सीक्रेट निगोशिएशन किए और ये बात किसको पता चल गई? नेशनल असेंबली अनाउंस्ड अटैक ऑन ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया, और उसके लिए उसने लोगों से कहा खुली भर्ती, जिसको मर्जी सेना में आओ, देश बचाने की चीज है। लोगों ने रात को वीर गान गाते हुए, वीर गति के गाने गाते हुए आगे वीर रस से भरे। मर्सिलीज के लोग सबसे पहले आए और आज वही फ्रांस का नेशनल एंथम था, मर्सिलीज। नाउ नेशनल असेंबली गॉट दिस मैसेज, तो नेशनल असेंबली को ये पता चल गया, केम टू नो दिस, और फिर उसने क्या किया बोलो? नाउ वॉर स्टार्टेड, किसके किसके बीच में? बिटवीन फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया। सिर्फ लिखा है क्या? फ्रांस एंड, ऐसा लिखा है? पढ़ो क्या लिखा? एरिस्टोक्रेसी के इसमें प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। ठीक है, बिटवीन फ्रांस एंड प्रूशिया ऑस्ट्रिया लिखा है क्लियर, इन दोनों के बीच में हो गया। एरिस्टोक्रेसी का मतलब तुम समझते हो? रॉयल फैमिली का शासन। ब्यूरोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी क्या होता है? हाँ, नोबल फैमिली या रॉयल फैमिली रूल, अपर क्लास में, बहुत अमीरों का शासन, नोबल फैमिली माना जाता है। ब्यूरोक्रेसी, बाबू का शासन। बाबू जानते हो किसको कहते हैं? दैट इज गवर्नमेंट कर्मचारी। तुम कहीं जाओगे कि मेरा खाता खोल दो, मेरा अकाउंट बना दो, निकल गो की डिस्टेंस, ऐसे बोल रहे। बाबुओं का शासन, जो सरकारी कर्मचारी बन जाए समझो अपने आप को क्या समझे। कई बार ऐसा हो चुका है, जब हमारे यहाँ जल्दी जल्दी गवर्नमेंट बदल रही थी ना, तो सरकारी अब दफ्तरों में जाने पे इतना मुश्किल होता था। अब तो स्टेबल गवर्नमेंट है, लेकिन एक ऐसा साइन था तो 1.5 साल में गवर्नमेंट बदल रही थी भारत। तो ये लोग अपने आप को ना जाने क्या समझते, बैंक के कर्मचारी, उसको कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स, बाबुओं का शासन, IAS अफसर का शासन। मोनोआर्की, एक का शासन। ऑटोक्रेसी, मन मर्जी का शासन। मोनोआर्की का क्या मतलब है? एक का शासन। मोनो और आर्की तो तुम समझते हो ना, एक का शासन। और ये बोलो ऑटोक्रेसी, मन मर्जी का शासन, जैसे किम जोंग उन। कोई पूछेगा सर आज क्या करना है? जाओ जो लाल कपड़े पहने तोप से उड़ा दो आज। ऐसे ही करता है। फिर कल नीले, जिसकी मर्जी उड़वा रहा, उसका कुछ नहीं जाता। उसको कहते हैं ऑटोक्रेट, वो ऑटोक्रेटिक रूलर है। अब अरे उसने अपने जैसे आरिस की टाइप, उसके सेनापति ने कर दिया, तोप से उड़वा दिया। बोला हम यहाँ भाषण दे रहे हैं और तुम यहाँ जमाई राजा बने बैठे हो।
ऐसा कुम जोन उनका यही चल रहा है। समझ आ गई बात? ये हालत है। वहाँ जमाई तक नहीं ले सकते, इतनी बुरी हालत। अपनी बहन को जेल में डाल दिया, जबकि उसकी बीमारी में उसकी बहन ने, जो किम जोन सुन है, उसका नाम उन है, उसकी बहन का नाम सुन है, तो उसने चलाया, उसको समझ में नहीं आया, मुझे ऐसे ऐसे शासन चलाया, इसको जेल में डालो। जब वो स्वस्थ हो गया, अपनी बहन और अपने परिवार के 17 लोगों को मरवा चुका। समझो वो कैसा होगा। ऑटोक्रेटिक हो गया। तो इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई कि क्या हो गया। अब मर्सलीस उसने युद्ध छेड़ दिया। आगे की बात देखो। नाउ पीपल ज्वाइन आर्मी। लोगों ने सोचा कि हमें देश को बचाना है, एरिस्टोक्रेसी से लड़ना है, जैसे अभी ये बता रही हैं अनवी, एरिस्टोक्रेसी से लड़ाई है, तो लोगों ने ज्वाइन की ना। अब ये देखो कि थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स कब ज्वाइन किया? थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स ज्वाइंड आर्मी। अपने मन से, मन मर्जी से उन्हें वॉलंटियर्स कहते हैं, आर्मी। एंड जो ट्रूप्स थे, वॉलंटियर्स फ्रॉम मर्सलीस संग ए सॉन्ग टू ज्वाइन आर्मी। मर्सलीस, और वही आज वहां का राष्ट्रगीत है। ठीक है, संग सॉन्ग, वो सॉन्ग इतना फेमस हो गया जैसे सरफरोशी की तमन्ना, जैसे ऐसे कुछ हो गया हो। संग सॉन्ग एंड जॉइंड आर्मी, प्रभात फेरी निकाली। नाउ दिस इज नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। अगला देखो, कितनी बात हो गई। नाउ अब इसके बाद 1791 आ गया। पीपल वर फाइटिंग इन वॉर एंड फीमेल वर स्ट्रगलिंग विद लिवलीहुड। अगर आदमी चला जाए तो औरतें क्या करें? क्या वो घर का खाना नहीं देखेंगे? उसी समय नेशनल असेंबली ने थर्ड स्टेट के अपर लोगों को सब राइट दे दिए। बोला सारे अधिकार, राजा तो हार ही गया, हट गया। उसने कहा अब राजतंत्र है अपर क्लास ऑफ थर्ड स्टेट। 3 सेक्शन होते हैं, इनको अधिकार दे दो। ऐसा अगर हो जाएगा तो फिर ये जैकोबिन बन जाएंगे। सेंट जैकब है, इनके अंडर में जो सबसे गरीब लोग हैं, जो लैंडलेस लेबर, बोले ये क्या कर दिया, सरकार तो हमारी थी और इसने इन्हीं को ऊपर राइट दे दिए सारे। ये सब कहाँ लिखा है? जहाँ संघ हुआ उसके ठीक नीचे पढ़ो 71 में, कि उसने सारे अपर क्लास को अधिकार दे दिए। दिखाई पड़ गया? ये चीज लिखो कि when जो मेल थे या मैन वर एंगेज्ड इन वॉर, और फीमेल क्या थी? फीमेल वर स्ट्रगलिंग लिवलीहुड, या वुमेन वर स्ट्रगलिंग विद livelihood. National Assembly has given क्या दे दिए? बताइए क्या लिखा हुआ है? ठीक है, ये पॉलिटिकल राइट्स, कि सारे अधिकार। अब गरीब लोग तो खड़े ही नहीं हो सकते चुनाव में, सारे राइट्स किसको दे दिए? टू रिचर सेक्शन। रिचर सेक्शन जानते हो? मर्चेंट थे,
क्लर्जी की तो जमीन ही छीन ली गई थी ऑफ सोसाइटी। दिस वाज डिसलाइक्ड बाय लोअर सेक्शन ऑफ पीपल, और इसको किसके द्वारा नापसंद किया गया? दिस वाज डिसलाइक्ड बाय लोअर सेक्शन ऑफ थर्ड डिग्री। और उन्होंने क्या किया? अंडर सेंट जैकोबिन उन्होंने किस संस्था की स्थापना की? ठीक है, एक जैकोबिन क्लब बना, वो एक क्लर्जी थे। देखो इसमें लिखा है, उसी में नीचे पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, सेंट जैकब। सो अंडर सेंट का मतलब संत, सेंट जैकब एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई, ठीक है, ए पॉलिटिकल क्लब जैकोबिन्स वाज फाउंडेड। जहां पर जो फ्रांस के पुरुष थे वो घुटनों तक का ही कपड़ा पहनते थे, और जो फ्रांस की लड़कियां थी वो घुटनों तक की फ्रॉक पहनती थी। वहीं पर इन लोगों ने, इसको कहा जाता था प्रीचर, इसको क्या कहता था? ये नी तक है, ये नी तक का कपड़ा पहने, और जो पूरा पहने तो उसे क्या कहेंगे? नी का उन्होंने, ये घुटना दिख रहा है तो नी को ब्रीच कर दिया, ये नी ब्रीचर है। इसको क्या कहेंगे? नी ब्रीचर, कि भाई हमने नी को पार कर दिया। जो एलाइट सोसाइटी विदाउट नी, ब्रीचर का मतलब क्या हुआ? जैसे कोई कहते हैं लॉ को ब्रीच मत करो, लॉ का उल्लंघन ना करो, इन्होंने नी का उल्लंघन कर दिया तो नी ब्रीचर। और वहां की जो औरतें थी वो भी क्या पहनने लगी? फुल, तो इनको नी ब्रीचर्स कहा जाता था। चूंकि ये स्ट्रिप्ड भी पहनते थे तो इन्हें सैन प्लूटोस कहा जाता। नी ब्रीचर, दूसरा क्या नाम दिया गया? सैन प्लूटोस। ये पढ़ो तो, और रेड कैप भी पहनते थे कि जो आज़ादी का प्रतीक था, कि भाई हम तुम्हारे, उनको इतना भरोसा किया और आप ऐसे होते। को इसमें बना हुआ है कि इसमें क्या हुआ? द मेंबर ऑफ जैकोबिन बिलोंग टू लेस प्रॉस्परस सोसाइटी। द मेंबर्स ऑफ जैकोबिन्स वर पुअर, ये पुअर लोग थे। जो 28 मिलियन में बाकी बच गए, कितने बच गए? 4 मिलियन को हटा दो। पुअर एंड बियर, और क्या पहनते थे वो लोग? बियर पैंट्स एंड स्कर्ट्स, ठीक है, बिलो नी। और अगर वो घुटने के नीचे पहनेंगे तो क्या होगा? एंड कॉल्ड नी ब्रीचर्स। और टॉप पे क्या पहनते थे? डॉक वर्कर्स, जो वो लोग पत्तन पे काम करते हैं, जो सी के किनारे, डॉक वर्कर्स, सी पोर्ट होता है ना, उस पे काम करते थे। और इनका दूसरा क्या नाम क्या था बताइए? दैट इज सैन प्लूटोस। सैन प्लूटोस कहाँ लिखा है? पढ़ो, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है? Yes sir, figure a cent. फिगर में ए सैन क्यूलोट्स कपल, क्यूलोट्स, these were stripped। स्ट्रिप्ड की वजह से इन्हें क्या कहा गया? एंड कॉल्ड सैन क्यूलोट्स। इसका एटिमोलॉजी ऐसा है, सैन का मतलब है विदाउट और नी, इसका भी वही मतलब है। फ्रांस में घुटना न दिखे, सैन प्लूटो। जब एटिमोलॉजी घर में देख लेना यही, ठीक है, इतना पहनते। दे ऑल्सो वियर रेड कैप, जो कि जब कोई भी स्लेव फ्री होता था उसके टाइम पे दिया जाता था। वियर रेड कैप, कितनी बात, क्या चीज? साइन ऑफ फ्रीडम। इट वॉज साइन ऑफ लिबर्टी, कि हम आज़ाद हैं, ये आज़ाद होना चाहते हैं।
इट्स लीडर वाज नाउ मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, और उसने कहा चलो जैकोबिन्स ट्यूलरीज पे चढ़ाई करो, वहीं छिपा है लुई 16, पकड़ लो, जेल में डालो, मार डालो। और जैसे ही इसी का तो लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, उसने सबको इकट्ठा किया, टी क्लब में चाय पिलाई एक एक कप, चलो ट्यूलरी पे चलो। लुई 14 तक के लोग ट्यूलरी पे रहा करते थे ना, और वहीं छिपा था लुई 16, पकड़ लिया। उसकी वाइफ मैरी एंटोनिटी को भी पकड़ लिया, 3 बच्चों को भी पकड़ लिया। फिर बोल दिया अब यहाँ के हम सिकंदर। जैकोबिन का शासन आ गया, फर्स्ट रिपब्लिक। उसने कहा चुनाव कराओ। अब भाई 28 मिलियन में 4 मिलियन हटा दो, 24 मिलियन किसको चुनेंगे? रॉबेस्पियर को। रिपब्लिक का मतलब व्हेन द रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड बाय पीपल, तो उसको क्या कहते हैं? भाई आप ये देखो ना, हम लोग गणतंत्र है कि नहीं? तो जन गण मन अधिनायक, हमारा अधिनायक जन गण के मन का है। पहली लाइन ही है हमारी, जन गण के मन का जय है भारत भाग्य विधाता, और वही भारत का भाग्य रखेगा। पढ़ते ही हो रोज। इसका मतलब क्या है? रिपब्लिक। व्हेन द रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड बाय पीपल, तो फ्रांस में रिपब्लिक आ गया, गई मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ गई बात? अब आगे की बात देखिए। सर, रिपब्लिक और डेमोक्रेसी में क्या फर्क हुआ है? रिपब्लिक का मतलब है कि तुमने अगर अपने नेता को चुन लिया, और डेमोस का क्या मतलब होता है बोलो? डेमोस और क्रेसी, क्रेसी तो तुमने ऊपर देख लिया, अभी दिखाया था ना एक जगह। डेमोस का मतलब पीपल और क्रेसी का मतलब शासन। तो अगर मान लीजिए जो तुम्हारे मन का रूलर तो है, लेकिन वो तुम्हारे ही हिसाब से शासन चलाता हो, रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, अगर ये 3 चीजें हो जाएंगी तब डेमोक्रेसी कही जाएगी। ये नहीं कि तुम्हारे मन का बैठ गया फिर उसने कहा आगे चुनाव नहीं होगा, तो हम बन गए। तो ऐसे में रिपब्लिक तो हो जाएगा, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं हो पाएगी। डेमोक्रेसी में क्या होते हैं? सारे रूल्स पब्लिक के हाथ में होते हैं। द मेन गवर्नमेंट इज पब्लिक ओनली, व्हेनेवर इट वांट्स, डिजायर्स, इट डिथ्रोन्स। उतरो मोदी, राहुल तुम बैठो, ये होता है। ये चीज समझ में आ गई बात? उसके मन का हो, एट ए सर्टेन पीरियड, रोज रोज नहीं। सही है? तो जो मैं जाऊँ, इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई। अब आगे क्या होने वाला है? आगे उसको मारने के बाद तो फिर पूरी ये जो मोनार्ची थी वो तो खत्म हो गई। तो फिर इसके बाद इनके जो बच्चे थे फिर वो लोग उन्हें भी मार दिया। मारा नहीं गया। अभी आगे की कहानी तो तुम 10th में पढ़ोगे। अभी इन्हीं में लुई 18 बनेगा, फिर फिलिप 10 बनेगा, चार्ल्स 10 बनेगा। हाँ? नहीं, मारा नहीं बच्चों को, फिर इनके बच्चे बढ़ते चले गए। फिर ये अभी तुम्हारे में नेपोलियन तक बताया ना, तो नेपोलियन को जहर दे के, आर्सेनिक दे के मार डाला जाएगा। और फिर उसके बाद इसी का ही पोता, लुई 16 का पोता लुई 18 है, उसको राजा, वो 10th में पढ़ो। 2 लड़के हो गए, 3 बच्चे थे। अब उनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं, उन्हीं में से एक लुई 18, उनका एक लड़का, वो तो अगली जनरेशन है, वो लुई 17 है। उनका जो लड़का था वो 1815 में राजा बना। अभी कहानी 1891 की है, 1791, अभी और 25 साल। तो अब आगे की बात हम जैकोबिन की करते हैं। उनका बोलो वो कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। कल भी हिस्ट्री होगी, कल थोड़ा हिस्ट्री को होगा। हिस्ट्री की वजह से ही मामला अटकता है, इसलिए इसको ठीक करना है। आगे की बात देखो। अच्छा, इट्स लीडर वाज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। लीडर वाज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की फोटो बनी होगी तुम्हारे में, एक जगह एक बॉक्स में बनी है, ठीक है, देखो बनी हुई है। तो उसने क्या किया? अंडर हिज लीडरशिप, बोलो अन्वित कब आक्रमण क्या होगा? लिखा है तो बता दो। ऑन 10th अगस्त 1991 में ही कर दिया था क्या? सॉरी 1791 में कर दिया। अब इसकी टाइमलाइन तो नहीं दी है कि इंगेज है, वो 1791 की बात हो रही है, अगस्त की बात आ रही है, 6 महीना बीत चुका है। तो ठीक है,
जैकोबिन्स क्या 92 है, ठीक है 92। हाँ सेंटेंस पूरा करो दिव्यांश। 1792 में क्या हुआ, जैकोबिन्स ने क्या किया, बताया करो, तुमसे हम मोटिवेट होते हैं, बोलो कि हमें ये पता चलता है तुम समझ रहे हो, जब बोलोगे तो हमें ये लगता। कहाँ पे, कौन से पहले से बताओ, तुम तो पढ़ भी रहते थे। पैलेस ऑफ ट्यूलरीज, सही है, और किंग को हॉस्टेज बना लिया एंड मेड लुई 16 एज हॉस्टेज, उसकी वाइफ को भी दे दिया पड़ता। नाउ इलेक्शंस वर हेल्ड, और कैसा इलेक्शन हुआ, अभी मेल सफ्रेजी हुआ होगा, अभी भी फीमेल को वोटिंग राइट है, फीमेल का आ गया है, इन विच मेल हैज ओनली वोटेड, अभी तक नहीं आया। ये बहुत अच्छा बता रहे हैं, कितनी जानकारी है। 1946 जब भारत आज़ाद हुआ उससे एक साल पहले, सबसे लेट मिला उनको, और जबकि सबसे पहले फ्रांस की औरतों ने इसके लिए स्ट्रगल किया। देखो नाउ इलेक्शंस वर हेल्ड, सितंबर में इलेक्शन हुए जहां तक मुझे याद है ना, सितंबर 92 एंड चेक कर लेते हैं सितंबर 92 में क्या हुआ। सितंबर 1792 इलेक्शन हुए, ऑल मेल्स irrespective of their economic status या वेल्थ, सही कह रही हो, उनका क्या स्टेटस है, had voted, वोट किया गया, जैकोबिन्स वन द इलेक्शन, और उन्होंने उसको क्या कहा, नाउ दे मेड ए न्यू पार्लियामेंट कॉल्ड कन्वेंशन, उसका क्या नाम दिया गया, कन्वेंशन, एंड इट्स लीडर वाज इलेक्टेड एज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर हु वाज द चीफ ऑफ फ्रांस। जैकोबिन्स वन हो गए, वन द इलेक्शन। अब फ्रांस मोनार्की नहीं रह गया, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं रह गई, अब वहां क्या आ गया, गणतंत्र आ गया। नो वन द इलेक्शन, फ्रांस बिकेम रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है कि जो हेड होता है इज इलेक्टेड बाय पीपल। ये बोलो बात समझ आ गई, ये चीज तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, अभी सिविक्स में भी काम आई, सही है। अच्छा, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर क्या हुआ, ठीक है, बिकेम हेड ऑफ गवर्नमेंट, और उसको क्या मिला, ऐसा कुछ लिखा, देखो नीचे रिपब्लिक लिखा है, पढ़ लो। और जो फ्रेंच पार्लियामेंट थी उसका नाम क्या बदल गया, नाउ नेम ऑफ न्यू पार्लियामेंट क्या हुआ, बोलो, was convention। अब इसके बाद आती है 17, ये मतलब सितंबर के बाद 3 महीने तो चुप बैठा रहा, थोड़ा मजा लिया, अंगूर खाया, लेकिन इसने 93 में तो कहर ही ढा दिया। 93 से 94 तक का टाइम क्या कहलाता है, द रेन ऑफ टेरर। अब आगे इसने क्या किया, इसको पढ़ो। ये 21 जनवरी 1793 में जो लुई 16 था उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया प्रिजन, देशद्रोह के आरोप, और फिर उसको एग्जीक्यूट कर दिया, गुलोटिन कर दिया, उसकी वाइफ को भी गुलोटिन कर दिया। अब देखो 1793
to 1794, उसी समय गुलोटिन का आविष्कार हुआ था। इसको कहते हैं आतंक का राज्य। रेन का क्या मतलब होता है? ऑफ टेरर, आतंक का राज्य, सही है, आतंक का राज्य। इसका मतलब क्या है? नाउ कोर्ट ट्रायल क्लर्जी एंड नोबिलिटीज इन मास, हजार हजार लोगों को इकट्ठा किया, बोला तुम सब देशद्रोही, जाओ सर कटवा। ऐसे ग्रुप में, एक दो को नहीं, एक साथ, मास। कोर्ट ट्रायल क्लर्जी एंड नोबिलिटी इन मास है। कोर्ट उसी के हाथी में आ गई, समझो ये। अब जो अटैक करके ट्यूलरी से राजा को पकड़ ला रहा है, उससे ज्यादा शक्तिशाली कौन? नाउ कोर्ट ट्रायल, ट्रायल किया क्लर्जी नोबिलिटीज इन मास, मास में किया, एंड एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड का मतलब सर काट दिया गया, चार्ज देम विद ट्रीजन, और उनको देशद्रोही का आरोपी मान लिया गया। एग्जीक्यूटेड यानी गिलोटिन, बाल्टी भर जाती थी उनके सर से। लुई 16 वाज ट्राइड, उसको भी ट्रायल किया, ठीक है, एंड चार्ज्ड विद ट्रीजन। और क्यों किया गया कि भाई तुमने प्रूसिया से मिलकर देशवासियों को मरवाने की, तुम तो देशद्रोही निकले, ऑस्ट्रिया चले गए, देशवासियों को मरवाओ, जाओ सर कटाओ। गलत काम तो किया था, देश के लोगों को तुम बाहर से मिलकर मरवाओगे क्या? चार्ज विद ट्रीजन एंड गिलोटिन। मैरी एंटोनिटी को भी गिलोटिन पढ़ते हैं। अब देखो, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे गिलोटिन्ड दोस पर्सन ऑफ हिज ओन सपोर्टर हु अपोज देयर दिस हाइनेस एक्शन, जिन्होंने उसके इस घृणित कृत्य की निंदा की, उनका भी सर कलम कर दिया गया। जॉन पॉल मॉरत जो कि एक जर्नलिस्ट था, उसने कहा मिस्टर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे, ये तो एक रिपब्लिक नेता की छवि नहीं होती जैसा तुम कर रहे हो, उसको भी गिलोटिन। बॉक्स में बना, कितना फेमस राइटर था। तो ही गिलोटिन his own party members who have opposed this heinous action. रॉबेस्पियरे also guillotined, किसको? जीन पॉल मारत, अभी तुमको बताया था थोड़ी देर पहले, जिन्होंने बताया था कि लायबिलिटी विद गवर्नमेंट होती है। तो औरत हु वाज, जो कि उस समय ऑथर था एंड जर्नलिस्ट, फिलोसोफर भी था, opposed this act and was guillotined. ये सारी चीज हो गई। अब बाकी इन्होंने कहा कि रॉबेस्पियरे ने कुछ अच्छे काम भी किए। डॉक्टर गिलोटिन ने इस यंत्र को आविष्कार किया था जिसमें बहुत बड़ा ऊपर एक तख्ता होता था जिसपे ब्लेड होती थी, शार्प ब्लेड ऐसे टंगी रहती थी, और उसको ऊपर से छोड़ा जाता था, ये रस्सी में होता था, एक आदमी ले रहता था, और यहाँ सर रहता था। तो जब ये इसके ठीक ऐसे होता था, ये लकड़ी का तख्ता, ये इस पे गिरेगा तो इसी के अंदर खांचे में चला जाएगा, और इसी में आदमी का सर रखा जाता था और यहाँ लिटा दिया जाता था। और जब ये गिरेगा तो यहाँ बकेट रखी थी थोड़ी दूर, इस ऐसी जगह रखी जाती थी कि उछल के सर उसी में गिरता था और लोग ताली बजाते थे।
और इस रस्सी को जैसे छोड़ा जाएगा गिरेगा और सर उछल के यहाँ आएगा। डॉक्टर गुलोटिन ने इसको बनाया था, उस डॉक्टर को भी गुलोटिन कहते हैं। और 1 साल पहले ही बना था। गुलोटिन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल फ्रांस में। ठीक है, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे ने क्या 5 अच्छे काम किए, ये इस पर एक प्रश्न आता है। चलो, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे ने कुछ अच्छे काम भी किए। तो issued law placing a maximum ceiling on wages and prices। उसने बोला कि जो दुकानदार हैं एक कीमत से ज़्यादा कीमत पर अपने सामान नहीं बेच सकते, ऐसा उसने बोला। और क्या बोला? मीट एंड ब्रेड वाज राशन, खुले में मीट नहीं बिकेगा। पीजेंट वर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट, सारे पीजेंट्स को अपना अनाज गवर्नमेंट को ही बेचना पड़ेगा। इसके अलावा इक्वलिटी ब्रेड कर दी गई, सबको एक ही जैसी ब्रेड मिलेगी। जनता को पहले काली ब्रेड मिलती थी और उन लोगों को सफ़ेद ब्रेड ब्लैक ब्रेड दी जाती थी। तो उन्होंने कहा नो, अब सबको एक जैसी इक्वलिटी ब्रेड मिलेगी। जो जनता खाएगी वही नॉबिलिटी भी खाएगी। इक्वलिटी ब्रेड कर दी गई। और उसने इक्वलिटी इज इन फॉर्म ऑफ स्पीच एंड एड्रेस, उसने सबको सर और मैडम कहना शुरू कर दिया। ठीक है, और सर और मैडम की जगह उसने सिटोयन और सिटोयिनी कहना शुरू कर दिया। पहले सर और मैडम कहा जाता था जो नोबल पर्सन होते थे, तो अब उसने लोगों को क्या कहना शुरू कर दिया? सिटोयन और सिटोयिनी। इसके आगे की क्लास कल की जाएगी और उसमें आपको बताया जाएगा।